हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, मेरे चैनल पर अभी तक आपने जो वीडियो सुने थे, देखे थे, वो बीए प्रथम वर्ष और बीए तृतीय वर्ष के थे। आज से मैं प्रारंभ कर रही हूँ बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ाई जाने वाली जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में जो पहला कवि आपने पढ़ना है उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो उनके साहित्यिक परिचय से आज हम बीए द्वितीय वर्ष के जो प्रथम पाठ है उसका प्रारंभ कर रहे हैं। बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद एक बहुत जाने माने कवि और साहित्यकार हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सन 1865 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम भोला सिंह था। हरिओद जी ने प्रारंभिक शिक्षा फारसी भाषा में प्राप्त की। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने उर्दू, हिंदी व संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। जिस समय में हरिओद जी हुए थे ना, तो उस समय जो शिक्षा का एक तरह से पैटर्न जिसको हम कहते हैं, वो जैसा आज के समय में है ना, वैसा नहीं था। तो लोग घर में रहकर अन्य भाषाएं सीखते थे, उनका ज्ञान प्राप्त करते थे और वो बहुत विद्वान होते थे क्योंकि वो बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते थे। आरंभ में अध्यापन कार्य किया इन्होंने, बाद में कानून गो के पद पर नियुक्त हुए। जब सरकारी पेंशन मिलने लगी तो इन्होंने अवैतनिक यानी कि बिना वेतन लिए, बिना पैसे के प्राध्यापक के रूप में हिंदू विश्वविद्यालय में भी कार्य किया। अनेक वर्षों तक ये साहित्य साधना में लीन रहे और सन 1947 में इनका निधन हो गया। हरिओद जी की प्रमुख रचनाएं वैसे तो बहुत सारी हैं बच्चों, लेकिन मैंने यहाँ कुछ ही के ही नाम दिए हैं क्योंकि आपको याद करने में सारे नाम याद नहीं होते हैं बच्चों को, इसलिए कुछ चुनिंदा नाम मैंने यहाँ दिए हैं। काव्य रचनाएं जो हैं उनकी काव्य संग्रह हैं वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य प्रसून, प्रेम प्रपंच, रस कलश, रसिक रहस्य, काव्योपवन, ऋतु मुकुट, पद्य प्रमोद, प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन आदि। उपन्यास हैं प्रेम कांता, अध खिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, वेनिस का बांका आदि। और आलोचनात्मक ग्रंथ हैं जिसमें जो साहित्यकार होता है वो दूसरे लोगों के जो साहित्य होते हैं, दूसरे साहित्यकारों के जो साहित्य होते हैं उस पर अपने विचार देते हैं। तो आलोचनात्मक जो ग्रंथ हैं वो इनके हैं कबीर वचनावली, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आदि। साहित्यिक विशेषताएं। हरिओद जी ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में हिंदी साहित्य की रचना की है। वे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। उन्होंने खड़ी बोली को अपने साहित्य की भाषा बनाया। खड़ी बोली बच्चों वो होती है जो आजकल हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। हरिओद जी से पहले जो रचनाएं लिखी जाती थी वो ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। तो हरिओद जी ने ही खड़ी बोली में साहित्य लिखना प्रारंभ किया। वैसे तो और लोग भी लिखते थे, पर एक तरह से पूरा का पूरा जो संपूर्ण साहित्य है उसमें खड़ी बोली को नहीं लिया जाता था। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि ब्रज भाषा के समान खड़ी बोली में रचित कविता में भी सरसता व मधुरता आ सकती है। इन्होंने खड़ी बोली में अपना पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा, जिसे मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। बच्चों, ये आपको याद रखना है कि खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है, वो प्रिय प्रवास है, क्योंकि अक्सर ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इनके साहित्य की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। विभिन्न विषयों का वर्णन। हरिओद जी ने राम, सीता, राधा कृष्ण के साथ साथ अनेक आधुनिक विषयों और समस्याओं को अपने साहित्य का विषय बनाया है। प्राचीन एवं नवीन भावों के मिश्रण ने उनके साहित्य में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। हरिओद जी ने ना राम, सीता और राधा कृष्ण आदि को लेकर बहुत सारी, मतलब एक तरह से जो हमारे
धार्मिक और हमारे समाज के जो आदर्श हैं उनको लेकर बहुत सारा साहित्य लिखा है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो अन्य विषय हैं, जो सामाजिक विषय हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो सामान्य जनता की जो आम जो जनजीवन है, उनकी जो लोगों की रोज़ की समस्याएं हैं, उन पर भी लिखा है। तो हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि हरिऔध जी ने केवल राम सीता या राधा कृष्ण पर ही लिखा है, क्योंकि जो आप इनकी रचना आप पढ़ेंगे अपने पाठ्यक्रम में वो राधा कृष्ण पर ही है, लेकिन उससे हमें ये धारणा नहीं बनानी चाहिए कि हरिऔध जी ने केवल वही लिखा है। तो उन्होंने पुराने और नवीन भावों को मिलाकर एक साहित्यिक चमत्कार उत्पन्न कर दिया है, यानी कि उन्होंने प्राचीन चीज़ों को उठाया, प्राचीन विषयों को उठाया, लेकिन उनमें नवीनता को प्रस्तुत किया, यानी कि आज के परिप्रेक्ष्य में, तत्कालीन समय के परिप्रेक्ष्य से में जो भी वातावरण था, जो भी सामाजिक परिस्थितियां थी, उनको आधार बना, मतलब कि उन्होंने प्राचीन विषयों को उठाया लेकिन नवीन भावनाओं को उसमें डालकर उसका चित्रण किया। लोक कल्याण की भावना। लोक कल्याण हम समझते हैं कि समाज के कल्याण की भावना, मतलब कि लोगों का कल्याण हो, मानव मात्र का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसा भाव वो रखते थे। हरिऔध जी ने अपनी कविताओं में नवीन शब्दावली में अतीत का चित्रण किया है, यानी कि अतीत से पुरानी चीज़ों को उठाया और नए ढंग से नए शब्दों में उनको प्रस्तुत किया। हिंदी के अन्य किसी कवि ने कृष्ण का ऐसा आदर्श प्रस्तुत नहीं किया जैसा कि हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास में प्रस्तुत किया। इस ग्रंथ में कवि ने कृष्ण को मानव के रूप में चित्रित किया है। कवि ने व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा देश प्रेम व कर्तव्य परायणता की महत्ता को प्रतिपादित किया है, यानी कि जो राधा और कृष्ण का जो प्रेम है उससे ज़्यादा जो प्रमुखता उन्होंने दी, कि जैसे आप जानते हैं कि राधा को छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए थे, तो जो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनका जो प्रेम था, उनका जो कर्तव्य था, उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाया, ना कि व्यक्तिगत प्रेम को। राधा और कृष्ण को मानव के लिए कल्याणकारी कार्य करते हुए चित्रित किया गया है। राधा पर हित के लिए जीवन भर कृष्ण के वियोग में जीने को भी तत्पर है। तो जो आप कविता पढ़ेंगे हरिऔध जी की, तो उसमें भी ऐसा ही है कि जो राधा, मतलब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये बात क्यों कही गई है कि जो राधा है वो ये चाहती है कि जो उसका कृष्ण है, उसका जो प्रिय है, वो प्राणी मात्र का कल्याण करे, मतलब केवल मनुष्य का नहीं, संसार में जितनी जो प्रकृति है जो पृथ्वी पर, उस सब का कल्याण करे, और चाहे वो उसके घर कभी ना आए, मतलब कि वापस लौटकर बेशक ना आए, लेकिन प्राणी मात्र के कल्याण में अपने जीवन को बिताएं। वियोग श्रृंगार तथा वात्सल्य का चित्रण। हरिऔध जी ने अपने काव्य में वियोग श्रृंगार तथा वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। वियोग श्रृंगार का मतलब होता है, वियोग तो आप समझते हैं, जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो राधा और कृष्ण जब एक दूसरे से अलग हो गए तो उस समय राधा की या ब्रजवासियों की, गोपियों की क्या मनोस्थिति थी, उसका चित्रण। और वात्सल्य होता है जो माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम है, ठीक है ना। तो यशोदा माता का क्या हाल हुआ जब कृष्ण मथुरा चले गए, उन सब चीज़ों का वर्णन हरिऔध जी ने सुंदर तरीके से किया है। प्रिय प्रवास ग्रंथ में कृष्ण के मथुरा गमन तथा उसके बाद ब्रज के लोगों की मनोदशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। पुत्र वियोग में दुखी यशोदा माता का चित्रण करते हुए कवि कहता है, प्रिय प्रति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। कि यशोदा माता कहती है कि मेरा वो प्राणों से प्यारा जो मेरा पुत्र है वो कहाँ है, कि मैं दुख के सागर में डूब रही हूँ और मुझे बचाने वाला मेरा जो सहारा है वो कहाँ है। यानी कृष्ण के वियोग में यशोदा माता दुखी है। प्रकृति चित्रण। अब आपको पता है राधा और कृष्ण की जब भी बात आती है तो वो जो वृंदावन था, वहाँ के जो वन थे, वहाँ की जो नदी थी, वहाँ के जो पेड़ थे, है ना, उन सब चीज़ों का वर्णन तो होता ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो
जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो जो राधा है वो भी उस प्रकृति का ध्यान रखते हुए पवन को संदेश देती है कि रास्ते में जो भी पेड़ पौधे भंवरे तितलियां जो भी तुम्हें मिले उन सब का कल्याण करती जाना। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा तब। देखिए प्रकृति चित्रण में क्या है, हरिओध जी का प्रकृति चित्रण बहुत अनूठा है। हरिओध जी प्रकृति चित्रण का एक भी अवसर नहीं छोड़ते। वह वृक्षों वनों फूलों भंवरों तितलियों आदि का भावुक चित्रण करते हैं। पवन दूती कविता में तो पवन ही राधा की सहेली और दूती है। दूती मतलब संदेशा लेकर जाने वाली, जैसे हम जो मैसेंजर होते हैं जिसको आप अंग्रेजी में समझ सकते हो कि जो संदेशा लेकर जाने वाले लोग होते हैं। तो जो पवन दूती कविता जो आपके पाठ्यक्रम में भी है उसमें यही है कि जो पवन है यानी जो वायु है वो राधा का संदेशा लेकर कृष्ण के पास जाती है। इनके काव्य में प्राणी मात्र के सुख से प्रकृति सुखी तथा दुख से दुखी दिखाई देती है। कृष्ण के वियोग में ब्रज के वृक्ष रो रो कर अपना दुख प्रकट करते हैं। ये आपको पता भी है कि आपने पहले भी पढ़ा है पिछले साल जब आप फर्स्ट ईयर में थे और आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर था वहाँ पर जब आप सूरदास पढ़ते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि जो प्रकृति है वो भी कृष्ण के वियोग में दुखी हो जाती है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी जब कृष्ण चले जाते हैं तो ब्रज के जो वृक्ष हैं वो रो रो कर अपना दुख बता रहे हैं। फूलों पत्तों सकल पर हैं वारी बूंदें लखाती, यानी कि फूलों और पत्तों यानी सभी पर, सकल मतलब सभी पर, वारी की बूंदें यानी पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं। रोते हैं ये विटप सभी आंसुओं को दिखा के, कि ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे जो वृक्ष हैं वो अपने आंसू दिखा रहे हैं और रो रहे हैं, यानी कि वो ओस की बूंदें उनको आंसुओं के समान लग रही हैं। भाषा शैली, हरिओध जी ने प्रारंभ में अपने साहित्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया, परंतु बाद में उन्होंने खड़ी बोली को अपनी कविताओं का माध्यम बनाया। हरिओध जी भावानुकूल भाषा का प्रयोग करने में सिद्धहस्त थे। भावानुकूल आप समझते हैं भावों के अनुकूल, कि जैसा व्यक्ति का मनोभाव होता है, पात्र का मनोभाव होता है, वैसी ही भाषा। इन्होंने अपने साहित्य में मुहावरे तथा लोकोक्तियों का सार्थक प्रयोग किया है। अनुप्रास रूपक उपमा उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। वैसे तो अक्सर ये सारे के सारे जो अलंकार होते हैं बच्चे वो लगभग सभी कवियों के साहित्य में देखने को मिलते हैं। इन्होंने मात्रिक तथा वार्णिक छंदों का भी सफल प्रयोग किया है। तो ये था बच्चों हरिओध जी का साहित्यिक परिचय। अगले वीडियो में हम सुनेंगे पवन दूती कविता की व्याख्या। धन्यवाद।